जिंदगी बड़ी अजीब होती है, जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समंदर की गहराई को छूने की, तमन्ना रखो समंदर की गहराई को छूने की, क्योंकि किनारों पर तो सिर्फ जिंदगी की शुरुआत होती है, क्योंकि किनारों पर तो सिर्फ जिंदगी की शुरुआत होती है। नमः सर्वेभ्य दोस्तों, सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करता हूं और आपका अपने YouTube चैनल लखन वाले में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 10वीं कक्षा के विद्यार्थी जो भी इस वीडियो के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आज इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है दोस्तों। और आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना होगा, कौन से टॉपिक से आप सबसे ज़्यादा नंबर ला सकते हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं सब कुछ। ये आपके लिए खुशखबरी आज हम देने वाले इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमने 12वीं कक्षा का जो कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पर चैनल के माध्यम से करवा दिया है, और 10वीं कक्षा का जो कार्य है वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है, कुछ वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो आप फटाफट चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस पर हम सब कुछ उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो हम इस पर चैनल पर अभी हम व्याकरण स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो आज हम व्याकरण स्टार्ट करेंगे, संधि का टॉपिक आपको हम पढ़ाने वाले हैं। और संधि में आपको पता होगा कि भाई संधि में क्या मैटर आपका हट चुका है, यानी कि संधि में सब कुछ मैटर हट गया, सिर्फ एक टॉपिक बचा है, क्या? विसर्ग संधि का। बस तो विसर्ग संधि हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। विसर्ग संधि के अंदर आपको पता है कि विसर्ग संधि के अंदर विसर्ग के स्थान पर काम होता है बच्चों, यानी विसर्ग के स्थान पर कभी स हो जाता है, कभी उ हो जाता है, कभी विसर्ग का र हो जाता है, कभी विसर्ग का लोप हो जाता है। ये विसर्ग के काम हैं। इसी काम के आधार पर विसर्ग संधि के नाम अलग अलग हो जाते हैं, जैसे सत्व संधि, रुत्व संधि, ठीक है, जिसको हम विसर्ग के स्थान पर जो र होता है उसको रेफ कहा जाता है, ठीक है, रेफ आदेश, उसको रुत्व संधि भी कह सकते हैं। उत्व संधि होती है जहाँ पर उ हो जाता है, स होता है तो आपका हो जाता है सत्व संधि, ठीक है। कभी विसर्ग का लोप हो जाता है तो विसर्ग लोप संधि हो जाती है। ये सारे नियम हम आपको बताएंगे यहाँ पर, ठीक। आपको व्याकरण अच्छे से समझनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़नी होगी, और बिल्कुल बहुत ही ढंग से आप कर लेते हैं। आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी, बहुत अच्छे से आपको याद करनी होगी, और बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें तो लिमिटेड है सारा का सारा। आपके जो प्रत्यय हैं, प्रत्यय आपके थोड़े से बचे 4-5, ठीक है। अव्यय आपके आधे बचे हैं। समास और ये आपका जो कारक है, ये आपके जो भी आपका चैप्टर बचा हुआ है शेष, ठीक है। पाठ्यक्रम आपने देख ही लिया होगा, जो भी बचा हुआ है शेष, तो उसके आधार पे हम आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट कर लेते हैं संधि का टॉपिक, जो कि विसर्ग संधि की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी हमने बातें बताई हैं कंप्लीट हम आपको यहाँ पूरा करवाएंगे। जो भी चैप्टर आपका रहेगा, जो भी आपका मैटर रहेगा, उसको कंप्लीट करवाएंगे। 10वीं कक्षा के विद्यार्थी तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबके लिए खुशखबरी दोस्तों। तो तैयार हो जाइए फटाफट, देर किस बात की है, और जुट जाइए अपनी तैयारी में, क्योंकि कोशिश आप जब तक नहीं करोगे तब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। कहते हैं कि कोशिश इंसान को नाकाम कर सकती नहीं, मंजिलें ना भी मिले तो फासले कट जाते हैं, मंजिलें ना भी मिले तो फासले कट जाते हैं। आपकी मंजिल की दूरी कम हो जाएगी यदि आप कोशिश में जुट जाओगे तो, और कोशिश नहीं करोगे तो किसी भी प्रकार से आप सफल कभी भी नहीं हो सकते दोस्तों। तो कोशिश करनी है, बस एक छोटी सी कोशिश यदि अब तक नहीं की है तो आज से करिए, अभी से करिए, जुट जाइए। कहते हैं कि समंदर को ठहरा दे कि ये ना सोचो कि उसमें रवानी नहीं है, हम उठेंगे जब भी उठेंगे तूफान बनकर, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। दोस्तों अब ठान लीजिए, अब ठानने का समय आ गया है। अब बस जुट जाइए तैयारी में, और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी में जुट जाइए, एकाग्रचित होकर के, और अपने टारगेट को फोकस करते हुए, अपने लक्ष्य को फोकस करते हुए, सारे जितने भी आपके फालतू के काम हैं, और मोबाइल में आप वही चीज़ देखिए जो आपकी पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ है। फालतू की चीज़ें देखोगे तो आपका समय बर्बाद होगा, और जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है, कभी भी माफ़ नहीं करता है, समय उसको कभी भी नहीं छोड़ता दोस्तों। तो समय को समय लगता है, बट समय सबको बदल देता है। बस समय का आप सम्मान करिए तो समय आपको सब कुछ उपलब्ध करवा देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि का टॉपिक। ये देखते हैं, इसमें हम बताते हैं आपको जो भी नियम आपके रहेंगे विसर्ग संधि। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज विसर्ग संधि हम पढ़ते हैं, और विसर्ग संधि के अंदर जो भी इसके अलग अलग भाग हैं उसमें हम आज पढ़ेंगे सत्व संधि। तो चलिए, जैसे कि आप अभी बोर्ड पर देखेंगे, हम आज आपको बताने वाले हैं सत्व संधि, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे।
सत्व संधि के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। इसका जो सूत्र है, सबसे पहले तो आपको सूत्र बता देते हैं, एकदम सिंपल से आपको पूरा समझा देंगे। सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विसर्जनीयस्य सह, ये इसका सूत्र है बच्चों। ठीक है, यानी कि इस सूत्र का हम मतलब समझेंगे और ये सूत्र किस प्रकार से विसर्ग के स्थान पर से करता है ये आपको समझना है। ठीक है, हम आपसे बात कर रहे हैं सत्व संधि के बारे में। सत्व संधि का मतलब सिंपल ये है कि विसर्ग के स्थान पर से हो जाना सत्व संधि है। ठीक है, जो ये विसर्ग है आपका ये वाला, इसके स्थान पर बच्चों से हो जाएगा ऐसे। अब ये कैसे होता है, कब होता है, इसकी क्या शर्त होती है, इस सूत्र का मतलब क्या है, ये आपको समझना है। ठीक है, बस ये आप समझ जाते हैं तो आप जिसके जो उदाहरण होंगे उनको आसानी से बना पाओगे। तो इसका सूत्र का अर्थ है, सबसे पहले तो हम आपको अर्थ बताते हैं। इसका अर्थ है बच्चों कि विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाता है। यानी कि हम यहाँ बता देते हैं, जैसे कि ये विसर्ग हुआ, ठीक है, इस विसर्ग के स्थान पर ये वाला से हो जाता है। ठीक बात, विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। ठीक, यदि बाद में खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो, बाद में खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो, प्रत्याहार का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था। यदि किसी ने नहीं देखा हो तो जब हमने ग्रामर स्टार्ट की थी तो उसमें हमने बताया कि प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्तीकरणम इति प्रत्याहार, यानी जिसको संक्षिप्त कर दिया जाता है। जैसे आपको पता है कि अच, आप जानते होंगे अच यानी क्या होता है बच्चों, स्वर होता है। ठीक है, यानी केवल अच नाम लेने से बहुत सारे आपके जो वर्ण हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। कुल मिलाकर के जितने भी वर्ण आपके स्वर हैं वो सब अच कहने से आ जाते हैं। यानी एक शॉर्ट में नाम दे देना, उसको हम प्रत्याहार कहते हैं। ऐसे ही आपका खर नाम है, तो खर के अंदर भी ऐसे ही आपको कुछ वर्ण मिलेंगे। तो वो कौन से वर्ण मिलेंगे उसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, ठीक है, जिससे कि आपको याद रहेगा। तो खर के अंदर आपको वर्ण मिलेंगे बच्चों, यहाँ देख लीजिए, मैं आपको खर बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो मिलेगा पहला वर्ण। पहले वर्ण का मतलब है आपके 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, जो आपके वर्ग हैं 5, वो नाम है उनका क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। यानी कि क से लेकर के जो क कबूतर वाला है, क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये जो वर्ण हमने बोले हैं इनको कहते हैं आपके वर्गीय व्यंजन, यानी वर्गों वाले व्यंजन हैं। इसमें जो पहली लाइन है वो क की लाइन आती है, समझ गए बात को, उसको कहते हैं आपकी क वाली लाइन हो गई, पहला एक वर्ग हो गया क वर्ग। तो ये कह रहा है कि पहला वर्ण आपका किसी भी वर्ग का पहला, यानी जो 5 लाइन हमने बताई है, क वाली लाइन, च वाली लाइन, ट वाली लाइन और त से तराजू वाली लाइन और ये आपकी प वाली लाइन। ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ण पहला, जैसे मान लो पहला वर्ण आ गया क, ठीक है, पहला वर्ण आ गया प, पहला वर्ण आ गया त, पहला वर्ण आ गया ट, ठीक है, पहला वर्ण, इस प्रकार से ये पहले पहले जो वर्ण हैं इसको कहते हैं एक। बात समझ गए होंगे अब। तो आपकी जो क ख ग घ ये लाइन है, इसमें पहले नंबर का जो वर्ण होगा उसकी बात है, उसको कहेंगे एक, समझ गए। और अब दूसरे नंबर पर जो आएगा उसको हम कहेंगे 2। तो एक तो हो गया 1 नंबर और एक हो गया 2 नंबर, यानी पहला नंबर का वर्ण, दूसरे नंबर का वर्ण और इसके अलावा तीनों प्रकार के श। यानी एक तो हो गया आपका ये तालव्य शकार, ये मूर्धन्य शकार और ये हो गया आपका दंत्य शकार। इन सबको मिलाकर के इनका नाम है एक अलग से, उसको हम कहते हैं खर, यानी इनको अलग नाम दिया खर। ये जैसे अभी हमने आपसे कहा कि आपके जितने भी स्वर हैं, ठीक है, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, इन सभी स्वरों को हम एक शॉर्ट नाम देते हैं अच। आपको पता है अच किसे कहते हैं, अच स्वरों को कहते हैं। हमने कहा कि व्यंजनों का दूसरा नाम क्या है, हल, तो हल नाम से सारे व्यंजन एक साथ आ जाते हैं। ऐसे ही आपका पहला वर्ण किसी भी वर्ग का, यानी कि क च ट त प, ये पहला वर्ण हो गया। अब दूसरे नंबर का वर्ण आपका क के बाद में ख आता है, ठीक है, च के बाद में छ आता है। ऐसे जो दूसरे नंबर का वर्ण होगा वो आपका दूसरा हो जाएगा। तो एक तो हो जाएगा पहले नंबर का, एक दूसरे नंबर का वर्ण, एक आपका श श और स, ये सब मिलाकर के इनको हम कहते हैं खर। अब समझो बात को।
अब ये सूत्र आप समझ जाओगे, ठीक है। ये सूत्र अब आप ऐसे समझोगे कि विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, ठीक है, विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है यदि बाद में खर प्रत्याहार हो तो, यानी खर वर्णों में से कोई भी वर्ण हो तो। खर का मतलब क्या हुआ बच्चों? खर का मतलब हुआ वर्ग का पहला अक्षर, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और श, श और स, इनमें से कोई भी वर्ण यदि मिल जाता है तो विसर्ग के स्थान पर स कर देना है। यही सूत्र का अर्थ है और ये आपका पहला नियम हो गया, विसर्ग संधि का पहला नियम। अब इसको हम उदाहरण से आपको समझाते हैं, तब आपके एकदम क्लियर बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस सिंपल सी बात है कि विसर्ग को से हो जाएगा, बाद में यदि खर प्रत्याहार में से कोई भी वर्ण हो तो, यानी कि खर वर्ण हो तो। खर वर्ण का मतलब क्या होता है वो हमने बता ही दिया आपको, कि आपका पहला वर्ण हो या दूसरा वर्ण। किसका पहला दूसरा किसका होना चाहिए? आपके वर्ग वालों का, यानी कि क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का, ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ बच्चों, देखो उदाहरण से आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वर्ग वाली बात आप अच्छे से समझ जाना कि भाई आपका जो पहला और दूसरा वर्ण है वो किस प्रकार से आप वर्गों में ढूंढते हैं। एक उदाहरण मैं आपको वर्ग का बताता हूँ पहले तो। जैसे हमने कहा कि क, ख, ग, घ और ङ, ये आपका क वर्ग हो गया, एक लाइन हो गई। ऐसे ही आपकी दूसरी लाइन हो जाएगी च, छ ज झ न, फिर ट ठ द ध न, त थ द द न, प फ ब ब म। ये लाइन आपकी ऐसे करके 5 लाइन हो जाती हैं। ये कुल मिलाकर के आपके 25 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 25। अब इसमें से हमने आपको कहा कि पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा आपको सभी जगह से ढूंढ लेना है, यानी कि ये पहला और ये दूसरा, ऐसे ये पहला और ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, ये पहला और दूसरा, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाता है, ठीक है। कोई भी वर्ण हो पहले और दूसरे में से, इनको छोड़ देना, इनकी हमने बात ही नहीं करी आपसे, तो केवल पहले और दूसरे की बात कर रहे हैं हम। इसके अलावा तीनों प्रकार के श, तीनों प्रकार के जो श हैं, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो कुल मिलाकर के एक तो ये आपके वर्ण हो गए, एक आपके तीनों प्रकार के श हो गए। इनमें से कोई भी वर्ण यदि आगे आ जाता है तो निश्चित रूप से आपको विसर्ग के स्थान पर स कर लेना है। यही आपको हमने अभी बताया था सूत्रकार, और यही आपका एकदम शॉर्ट में और सरल तरीका से आपका ये अर्थ है। अब भी आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत है तो हम आपको पुनः और बता सकते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। यदि आप ईमानदारी से और अच्छे से मन से सुन रहे हैं तो ज़रूर आपको समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी। तो ये तो आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों कि किस प्रकार से विसर्ग के स्थान पर आपका स हो जाता है। अब यहाँ पर आपको स जो होगा वो 3 प्रकार का स हो सकता है। अब तीनों प्रकार के स की अलग अलग कंडीशन क्या है, एक बार आप संक्षिप्त में देख लीजिए, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है कि विसर्ग के स्थान पर स तो होता है, ये तो आपको अभी समझ में आ ही गया होगा कि विसर्ग के स्थान पर स होगा। लेकिन जो विसर्ग के स्थान पर स होगा ना, वो स जो है वो 3 प्रकार का श है, यानी 3 प्रकार का श हो सकता है आपके सामने। कितने प्रकार का श हो सकता है? 3 प्रकार का श आपके सामने हो सकता है, यानी कि एक तो ये वाला श हो सकता है, एक ये वाला हो सकता है और एक ये वाला हो सकता है, यानी इनमें से कोई भी श हो सकता है। कंडीशन सुन लीजिए आप कैसे कब होगा, तो आपको यहाँ बता रहे हैं आप शॉर्ट में तरीका। जैसे मान लो इधर विसर्ग है, ठीक है, और आगे आपके सामने यदि आ जाता है त या थ, इनमें से कोई भी आ जाता है वर्ण, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, विसर्ग के स्थान पर जो चेंज करोगे, तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर आप करोगे बच्चों ये वाला स। बात समझ गए? ये वाला स करोगे, ये आपका नियम नंबर 1 हो गया। क्या हो गया ये? नियम नंबर 1। बात समझ में आई? यानी कि यदि इधर विसर्ग है, आगे आपका त और थ में से कोई भी एक वर्ण हुआ, तो फिर आप जब विसर्ग के स्थान पर स करोगे तो ये वाला स होगा। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे, आपको जस्ट इसी का उदाहरण हम तुरंत बता देते हैं। जैसे उदाहरण है विष्णु हूँ, ठीक है, और आगे है त्राता, ये उदाहरण है, ठीक है। अब देखो ये उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है। हमने कहा कि भाई विसर्ग आपको सबसे पहले मिलेगा, तो देखो बच्चों ये विसर्ग मिल गया आपके सामने, मिल गया विसर्ग, ये रहा विसर्ग। आगे आपको हमने कहा कि भाई त और थ में से कोई एक वर्ण मिल जाता है तो बताइए क्या मिल रहा है? त्राता, त्रिशूल वाला,
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो त्र से त्रिशूल वाला यानी त्र जो है ये आपका त और र से मिलकर के बनता है, तो कुल मिलाकर के त्र के अंदर आपका त छुपा हुआ है कि नहीं? तय बिल्कुल है, ये तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपको त मिल गया, बताइए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपको दिक्कत हो रही है तो बताइए भाई, आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो। तो यहाँ पर त मिल गया। अब त मिल गया तो आपके जो नियम है ये नियम पूरा लग गया। तो आपको करना क्या है बच्चों, विसर्ग के स्थान पर स कर देना है, तो ये वाला से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए ये वाला जैसे हो जाएगा तो आपके सामने जो रूप बनेगा वो कैसे बनेगा? तो आपके सामने रूप बन जाएगा ऐसे, देखो ये विष्णु और ये हो जाएगा और ये आपका त्राता हो जाएगा ऐसे, विष्णु त्राता। सिंपल है कि विसर्ग के स्थान पर से कर देना है और ये आपका रूप बन जाता है। एक नियम पक्का हो गया आपका। ये हो गया कि विसर्ग के स्थान पर किस प्रकार से से होता है। एकदम सरल तरीका है बच्चों, ये नियम आपको समझ में आ गया तो आप लाखों कितने भी उदाहरण आप बना सकते हो, लाखों हजारों उदाहरण, कोई भी उदाहरण आप बनाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नियम आपको याद रहना चाहिए बस। नियम याद नहीं है तो आपको सब जगह दिक्कत आने वाली है। अब इसी में आपको दूसरा नियम बता रहे हैं भाई। अभी तो आपने सिर्फ ये देखा है कि भाई ये वाला शय कैसे हुआ, ठीक है। अब इसके अलावा और भी तो शय है ना, वो कैसे होगा उसको भी तो देखना जरूरी है ना। तो चलिए दूसरा वाला शय बता देते हैं, छोटा सा उदाहरण लिख देते हैं आपके सामने। जैसे उदाहरण हो गया रामः प्लस च, ठीक है। अब हमने आपसे कहा था अभी, तो ये दूसरा नियम हो जाएगा आपके सामने। दूसरा नियम है, पहले नियम आपको नीचे लिख देता हूँ मैं एक तरफ, यहाँ पर आपका नियम लिख देता हूँ कि विसर्ग के बाद में यदि आपके सामने च या छ इसमें से कोई भी वर्ण आ जाता है तो आप इस वाले विसर्ग के स्थान पर बच्चों क्या कर लोगे, आप ये वाला शय कर लोगे, ठीक है। ये आपका नियम नंबर 2 हो गया। क्या हो गया? नियम नंबर 2, यानी कि विसर्ग के बाद में यदि च या छ में से कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर आप ये वाला श कर लोगे, यानी कि शलगम वाला, या इसको कहते हैं तालव्य शकार, ठीक है। अब देखो उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, तो रामः में विसर्ग मिला, आगे आपको च मिल गया, आपका नियम लग गया। बस नियम की अनुसार आपका ये उदाहरण हो गया। तो अब आपको क्या करना है, विसर्ग के स्थान पर ये तालव्य शकार कर देना है। तो जैसे ही आप विसर्ग के स्थान पर तालव्य शकार करोगे तो आपका जो श है आधा है, तो इसमें आपका च मिलेगा ऐसे, तो बन जाएगा रामश्च। बन गया कि नहीं बन गया? ये आपका नियम नंबर 2 हो गया। तो ये वाला शय भी हो गया। बस एक बचा है, उसका उदाहरण भी बताएंगे आपको, टेंशन नहीं करें बच्चों। तो बताइए उदाहरण आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये नियम नंबर 2 है कि विसर्ग के बाद में यदि च या छ में से कोई भी वर्ण आ जाता है तो विसर्ग के स्थान पर आपको ये वाला शय कर देना है, इसको कहते हैं तालव्य शकार, ठीक है। चलिए दूसरा उदाहरण आपको समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। अच्छे से ईमानदारी से सुनो, मन से सुनो, पूरा वीडियो देखो और अपने दोस्तों को शेयर करो। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाइए, क्योंकि 10वीं कक्षा का मैटर यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाले हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ सब कुछ बताया जाएगा कंप्लीट आपको, क्योंकि ग्रामर आपके यहाँ पर 50 लगभग 50% की 50 नंबर की आपकी लगभग ग्रामर यहाँ पर आने वाली है दोस्तों। यानी कि जितने भी आपके नंबर हैं टोटल 50 नंबर की ग्रामर आपके आने वाली है, इसलिए आप ग्रामर पर पूरी तरीका से तन्मयता के साथ में जुट जाइए, लग जाइए। अगला नियम, अब इसमें एक कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि यदि इधर विसर्ग है और आगे आपके सामने मान लीजिए आ जाता है ट और ठ, इनमें से कोई भी वर्ण आ जाता है, ठीक है। ये टमाटर है, ट से टमाटर वाला, यहाँ पर आपका यहाँ पर हो गया ट, यानी कि आपके विसर्ग के बाद में यदि इनमें से ट या ठ में से कोई भी वर्ण आ जाता है तो इस विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य शकार हो जाता है। ये वाला शकार हो जाएगा बच्चों, ये वाला शकार हो जाएगा। कब? जब विसर्ग के बाद में यदि ट या ठ में से कोई भी वर्ण हो तो, ठीक है, क्या हो जाएगा? मूर्धन्य शकार हो जाएगा, षटकोण वाला। ये नियम नंबर 3 हो गया बच्चों। कैसे हो जाएगा? उदाहरण सुन लीजिए, उदाहरण है बहुत ही सिंपल सा, धनु हूँ, ठीक है, और उदाहरण है टंकारः, धनु टंकारः। तो यहाँ देखिए धनु में विसर्ग हो गया, आगे आपको हमने कहा कि ट या ठ में से कुछ भी मिलेगा तो ट मिल गया। बस विसर्ग को आपको कर देना है क्या? तो विसर्ग के स्थान पर आप कर दोगे मूर्धन्य शकार। जैसे ही आप मूर्धन्य शकार करोगे तो बन जाएगा, यह विसर्ग को श हो जाएगा ऐसे, धनुष्टंकारः।
तो ऐसे बन जाएगा बच्चों धनुष्टंकारः। ऐसे करके आपके ये विसर्ग के स्थान पर स कैसे होता है, ये आपके 3 तरीका हमने बताए थे और आपको विसर्जनीय से सूत्र बताया था। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कि यही उदाहरण आपको किताब में मिल जाएंगे बच्चों, आप अच्छे से किताब में देख सकते हो। हम आपको पूरा एकदम सरल तरीका से यहाँ पर समझा रहे हैं। कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एकदम सरल तरीका आपको हमने व्यवहारिक तरीका बताया है। एक नियम तो बच्चों ये आपका हो गया, किसका नियम हो गया, विसर्ग के स्थान पर से कैसे होता है। अब इसी के अंदर सत्व संधि के अंदर ही एक सूत्र और है कि विसर्ग के स्थान पर स कैसे होता है। चलो उसको भी देख लेते हैं। एक सूत्र और है, छोटा सा सूत्र है बच्चों, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सूत्र है आपका वा शरी, ऐसे सूत्र है ये, एकदम छोटा सा सूत्र है, दिक्कत नहीं है। इस सूत्र को भी समझ लीजिए। इस सूत्र को आप समझ लोगे तो आपकी ये जो सत्व संधि है ये पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कंप्लीट आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे समझोगे, देखिए सूत्र का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले तो भाई सूत्र का अर्थ क्या है। यहाँ पर वा का मतलब होता है विकल्प, ठीक है, या अथवा, और शर का मतलब होता है शर प्रत्याहार। अभी हमने बात की थी ना, जैसे हमने खर प्रत्याहार बताया था, ऐसे यहाँ पर शर प्रत्याहार आ रहा है। और एक वा यानी अथवा होता है या विकल्प होता है, ठीक है, या हम विकल्प मान लो ऐसे, यानी कि या तो ये या फिर ये। विकल्प, यहाँ पर विकल्प का मतलब है कि या तो ये सही होगा या फिर ये, यानी कि 2 आपको वहाँ पर कंडीशन मिलेंगी, यानी कि 2 रूप आपके बनेंगे। जहाँ भी विकल्प आता है वहाँ 2 रूप आपके बनते हैं और दोनों ही सही होते हैं। दोनों में से किसी को भी आप लिख सकते हो, आपका राइट आंसर माना जाएगा बच्चों। बात समझ लो, ठीक है। अब शर क्या होता है ये समझ लो आप। तो शर का मतलब होता है बच्चों तीनों प्रकार के श जो हैं उनको हम शर कहते हैं। सिंपल सी बात है, तो बस यहाँ आपको समझ लेना है श, श और स, इन तीनों का नाम जो है वो है शर। ठीक है, तो शर का मतलब क्या होता है, श, श, स, इन तीनों प्रकार के सकार को हम शर कहते हैं। बस हो गया। और वा का मतलब विकल्प होता है। अब इस सूत्र का अर्थ समझ लो आप। वा शरी सूत्र का अर्थ क्या है, अब तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें जो शब्द लिख रहे हैं उनका मतलब पता है। तो इसका मतलब है बच्चों, विसर्गस्य स्थाने विकल्पेन विसर्ग आदेशो भवति, यानी विसर्ग के स्थान पर, ठीक है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। कैसे हो जाता है, विकल्प से। कैसे होता है, विकल्प से। ये है मतलब, ये इस सूत्र का मतलब है। कब होता है, शर वर्ण आगे होने पर। शर वर्ण आगे होने पर मतलब, शर वर्ण का मतलब हो गया बच्चों, यानी कि ये वाला शय, ये वाला शय और ये वाला शय, इन श में से कोई भी शय यदि आगे हो तो, ठीक है, इन तीनों प्रकार के श में से कोई भी श यदि आगे हो तो विसर्ग के स्थान पर आपको विसर्ग कर देना है। यही इस सूत्र का मतलब है। समझ गए, विसर्ग के स्थान पर क्या कर देना, विसर्ग। कैसे करना है, विकल्प से करना है भाई, एक बार करना है, एक बार नहीं करना है। एक बार कर दोगे तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रह जाएगा, और जब नहीं करोगे तो वहाँ पर कोई दूसरी संधि का नियम लगेगा, तो फिर उसके हिसाब से आप देख लो कि भाई कौन सा नियम लग रहा है, वो लगा दीजिए वहाँ पर। आप समझ गए बात को। तो कहने का मतलब आपके 2 रूप बनेंगे यहाँ पर। एक रूप बनेगा विसर्ग के स्थान पर विसर्ग वाला, और एक बनेगा जब विसर्ग के स्थान पर विसर्ग नहीं होगा तब कौन सा रूप बनेगा, वो आपके एक जो अलग नियम लगेगा उसके हिसाब से बनेगा। कब बने, ये सब कब होगा, ये होगा आपका श, श, स, इन स में से कोई भी श बाद में होना चाहिए, तभी जा कर के ये नियम लगेगा जो हम आपको अभी बता रहे हैं। बात समझ गए, ठीक है। तो विसर्ग को विकल्प से विसर्ग ही रहता है। अब कैसे रहता है ये बात आप थोड़ा सा उदाहरण से समझो तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। आपको हमने बताया कि विसर्ग के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, ठीक है, विकल्प से होगा, ठीक है, विकल्प से होगा, बाद में शर प्रत्याहार होना चाहिए। तो हम एक बार और लिख देते हैं, ये विसर्ग रहा, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। बाद में क्या होना चाहिए, श, श और स, इनमें से कोई भी आपका श हो, लेकिन ये जो काम होगा ये आपका विकल्प से होगा बच्चों। कैसे होगा, विकल्प से होगा। कहने का मतलब हुआ कि एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। कैसे, उदाहरण समझो, अभी क्लियर होगी बात। जैसे हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं, हरि ही
शेते। ठीक है, ये एक उदाहरण है आपका, बहुत ही सिंपल उदाहरण है, हरि ही शेते। हमने आपको जो नियम बताया उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। हमने कहा कि भाई विसर्ग के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। कब हो जाएगा? यदि बाद में श श श इन तीनों प्रकार के श में से आगे कोई भी शय मिल जाए तो विसर्ग के बाद में बताइए कौन सा शय मिल रहा है, तो ये वाला शय मिल गया, यानी कि आपका ये शलगम वाला शय मिल रहा है। ये आपको कहते हैं, इसको हम तालव्य शकार। तो तालव्य शकार आगे है तो फिर क्या करोगे, अब आप यहाँ पर काम करोगे विसर्ग के स्थान पर विसर्ग। जैसे ही आप विसर्ग के स्थान पर विसर्ग करोगे तो आपका ये का ये रूप बनेगा। ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग करोगे तो आपका एक रूप तो ये बन जाएगा ऐसे, हरि ही शेते। ठीक है, जैसा है वैसा का वैसा रूप बन जाएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी बच्चों, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही करना है तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर हमने आपसे कहा कि भाई ये जो काम है विसर्ग के स्थान पर जो होगा ये विकल्प से होगा, तो एक बार मत करो। ठीक है, जब एक बार नहीं करोगे आप तब वहाँ पर एक अलग रूप बनेगा। एक बार जब नहीं करोगे तब आपका जो नियम लग रहा होगा वो आपको लगाना है। जैसे आपका उदाहरण है हरि ही और शेते। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ जो दूसरा वाला नियम लगेगा वो लगेगा आपका, हमने जो पहले नंबर का सूत्र बताया था विसर्जनीय से, तो हमने कहा कि भाई विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। ये आपको हम पहले नंबर पे हमने बताया था सूत्र नंबर 1, तो उसमें हमने कहा कि भाई विसर्ग के स्थान पर से होगा, इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। अब श कैसे होगा, तो उस श के हमने 3 नियम बताए थे, आपको बताए कि नहीं बताए, तो तीनों अलग अलग हमने बताए थे कि भाई विसर्ग के बाद में, ठीक है, विसर्ग के बाद में यदि आपको मिल जाता है जैसे च मिलता है, ठीक है, तो आपको कौन सा होगा, ठीक है, त मिलता है तो कौन सा होगा, ऐसे अलग अलग हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप विसर्ग के स्थान पर श है। ठीक है, विसर्जनीय से श, तो हमने कहा ना खर प्रत्याहार हो, तो इस सूत्र में हमने कहा कि भाई यदि विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार हो, खर प्रत्याहार में हमने कहा कि भाई श श श ये तीनों प्रकार के श भी आते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं, तो इनमें से कोई वर्ण हो या फिर पहला दूसरा वर्ण हो आपका, तो बताइए यहाँ पर कौन सा वर्ण है इनमें से, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है ये वाला श। ठीक है, ये वाला श मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका विसर्जनीय से जो पहले नंबर का सूत्र था उसके हिसाब से विसर्ग के स्थान पर आपका मूर्धन्य ये तालव्य शकार हो जाएगा, ये वाला। तो इस प्रकार से बच्चों अभी आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर आपका विसर्ग के स्थान पर विसर्ग होकर के आपका उदाहरण बनता है। अब हम आपको ये बताते हैं कि जब विसर्ग के स्थान पर विसर्ग नहीं होगा तो विकल्प में क्या रूप बनेगा। चलिए हम आपको अच्छे से उदाहरण के माध्यम से उसको भी समझा देते हैं। तो हमारा उदाहरण है हरि ही शेते। ठीक है, ये हमारा उदाहरण है बच्चों। तो एक बार तो आपने अभी विसर्ग के स्थान पर विसर्ग किया तो आपका सेम रूप बन गया, कोई इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। जब विकल्प में आपका विसर्ग के स्थान पर विसर्ग नहीं होगा तो यहाँ पर आप ये देखो कि भाई और कौन सा नियम लग रहा है। तो हमने पहले नंबर का नियम बताया था आपको, विसर्जनीय से सह सूत्र बताया था। उसमें हमने कहा कि भाई विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है यदि बाद में पहला अक्षर हो, दूसरा अक्षर हो और 3 प्रकार के श में से कोई भी श यदि हो तो आप विसर्ग के स्थान पर श कर लोगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला श मिल रहा है, यानी इन तीनों में से कोई भी श हो तो हमारे सामने ये मिल गया, तो आप इस विसर्ग के स्थान पर ये वाला श कर लोगे। तो कुल मिला के आपका उदाहरण ऐसे बन जाएगा। फिर ये दूसरा वाला उदाहरण बनेगा ऐसे, हरिष्यते, ऐसे बन जाएगा। तो ये आपका दूसरा उदाहरण हुआ। तो कुल मिलाकर के आपके सामने 2 उदाहरण बनेंगे। एक तो उदाहरण वो बनेगा जहाँ पर आपको विसर्ग के स्थान पर विसर्ग करना है, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग करना है तो ऐसे बनेगा आपका। ठीक है, और जब विसर्ग के स्थान पर विसर्ग नहीं होगा तो आपके सामने ये रूप बनेगा। तो कुल मिला के आपके 2 रूप आपके बन जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार से बन रहे हैं। ऐसे ही आपको हम एक उदाहरण और बताते हैं, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, बस आपको ये है कि भाई जो नियम आपको हम बता रहे हैं वो नियम आपको बस याद रखने हैं। छोटे छोटे नियम हैं एक एक लाइन के, और हम आपको उसको प्रैक्टिकल भी बता रहे हैं जिससे कि आपको भूले नहीं आप। अब दूसरा उदाहरण हम इसी का बताते हैं। उदाहरण बहुत ही सिंपल सा है, निहि संदेह, निहि संदेह। अब देखो यहाँ भी सिंपल सा है कि विसर्ग के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, बाद में यदि कोई भी शय हो तो 3 प्रकार के शय में से, तो हमें यहाँ शय मिल रहा है बच्चों, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा तो आपके सामने बन जाएगा रूप ऐसे। देखो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग होकर के तो ऐसे के ऐसे बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपके।
तो एक उदाहरण तो आपका ये बन गया बच्चों, ठीक है, 1 नंबर का उदाहरण तो ये हो गया। अब ये विकल्प से होता है, जब नहीं होगा तब क्या होगा, तो आपके पहले नंबर का सूत्र हमने बताया विसर्जनीय से स वो प्राप्त होगा। उसमें हमने कहा कि विसर्ग के स्थान पर आपका श हो जाता है। यदि बाद में आपको खर प्रत्याहार हो तो, यानी कि पहला वर्ण या दूसरा वर्ण या तीनों प्रकार के श में से कोई भी हो, तो आप यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर से कर लोगे। तो विसर्ग के स्थान पर से कर लोगे तो आप विसर्ग के स्थान पर से कर दो, तो ऐसे से हो जाएगा और बन जाएगा आपका उदाहरण ये निस्संदेह। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया। इस प्रकार से आपका निस्संदेह बन जाएगा और निस्संदेह बन जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एकदम स्पष्ट है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक उदाहरण और बताते हैं, उसी के साथ में आज आपकी जो सत्व संधि है कंप्लीट हो जाएगी। इसमें बस ये 2 ही नियम आपको ध्यान रखने हैं और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो अगला इसमें है उदाहरण नृपः नृपः षष्ठः, ऐसे नृपः षष्ठः। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि विसर्ग के स्थान पर आपको विसर्ग करना है। ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर आपका तीनों प्रकार के शय में से कोई भी शय मिलना चाहिए, तो जो कि मिल रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे ही विसर्ग के स्थान पर विसर्ग करोगे तो आपके सामने जो बन रहा है उदाहरण ये का यही बन जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें से प्लस हट जाएगा और ये आपका उदाहरण बन गया। क्लियर है। अब यदि मान लो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग नहीं होता है तब क्या होगा वो भी देख लीजिए। तो फिर आपका पहला नंबर का सूत्र हमने बताया विसर्जनीय से वो का वही सूत्र लगेगा। तो विसर्ग के स्थान पर आपके सामने खर प्रत्याहार मिल रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर आपको बना देना है श। तो यहाँ पर षटकोण वाला श होगा, ऐसे बनेगा, फिर ये बनेगा और आगे है षष्ठः। देखो, तो जैसे ही आप विसर्ग के स्थान पर शय करोगे तो आपके सामने जो रूप बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा नृपः, तो विसर्ग के स्थान पर शय हो जाएगा ऐसे और आगे लिखना है षष्ठः, तो बन जाएगा आपका नृपः षष्ठः। ये आपका दूसरा उदाहरण बन जाएगा। यानी पहला तो ये आपका ये हो जाएगा इस तरह से और दूसरा वाला ये बन जाएगा। तो ये आपके 3 उदाहरण थे, हमने इसमें 3 बताया और कंप्लीट आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। अच्छे से हमने एक एक को विश्लेषण करके बताया है, व्याख्या के साथ में बताया है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे करके बच्चों अभी हमने आपको 2 सूत्र बताए थे और हमने संधि आपको बताई थी सत्व संधि। ठीक है, और सत्व संधि के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही आपको नियम याद रखने हैं, उसी के साथ में आपकी ये कंप्लीट संधि हो जाती है। तो अभी हमने आपसे बात की थी सत्व संधि। तो सत्व संधि के अंदर हमने आपसे एक तो सूत्र बताया था विसर्जनीय से, ठीक है, विसर्जनीय से हमने आपको कहा, और दूसरा सूत्र बताया था वाशरी। ठीक है, तो इन दोनों सूत्रों को हमने बताया था कि विसर्ग के स्थान पर कैसे से होता है और इधर आपका विसर्ग के स्थान पर विसर्ग कैसे होता है। उदाहरणों के माध्यम से हमने पूरा क्लियर किया। तो आशा करते हैं ये सत्व संधि कंप्लीट आपको समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने अच्छे सुना, गौर से सुना। अपने दोस्तों को शेयर करिए जरूर, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमें लाइक जरूर करिए दोस्तों, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए दोस्तों। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात की दोस्तों, क्या सोच रहे हो आप। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए, फटाफट सब्सक्राइब, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों, तो आपका सब्सक्राइब करना जरूरी है। क्योंकि इस पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। आपकी जो भी पढ़ाई है, जो भी आपकी स्टडी का मैटर है, जो भी आपकी किताब में जो मैटर है, वो सारा कुछ यहाँ मिलेगा, आपको घर बैठे मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। और क्या चाहिए बच्चों, बस एक ही उद्देश्य हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ जाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, यही हमारा उद्देश्य है। इसमें आप सहायता कर सकते हैं बच्चों को जोड़ करके। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले आपके संधि के टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। धन्यवाद दोस्तों।